नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। दिल्ली के अंदर वैसे चुनाव अगले साल होने हैं, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तैयारियां सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर पूरी तरीके से अपने आप को इलेक्शन मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां चल रही हैं और जल्दी ही चौंका सकती है। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या वो करने जा रही है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 2015 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी और 2020 के अंदर 8 सीटें थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जेल गए मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में, शराब नीति को लेकर, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए। कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब पूरा दल बदल का खेल भी हमने देखा और आने वाले समय में और भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी दिलीप पांडे का टिकट कटा है और कुछ सामूहिक इस्तीफों की बात चल रही है, कुछ ने दे भी दिया है। तो आखिरकार दिल्ली की सियासत में इस बार क्या होने जा रहा है? एक वीडियो भी जारी हो गया है अरविंद केजरीवाल के घर का, और वो भी इसको भी राजनीति में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। खबर आते आते आज दोपहर तक खबर और आ गई कि 5,33,000 वोट कैसे बढ़ गए, ये बांसुरी स्वराज ने कहा एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए। वहीं आज 3800 वोट कट गए हैं, जिसको लेकर लोग जो है इकट्ठा हैं कि आखिरकार हमारे वोट कैसे कट गए। पूरी चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में क्या करने जा रही है और कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके ऊपर वो दाव खेलेगी, जो उसके जिताऊ चेहरे हो सकते हैं, या फिर इस बार कुछ और है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? गणित बनेगा आम आदमी पार्टी का या बिगड़ेगा? सीटें कम रहेंगी या ज्यादा हो जाएंगी? किस तरह की राजनीति रहेगी? एक पैक्ट इस पर पूरी चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब कुछ ही महीने का वक्त बाकी है। यहां लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब आपको पटकने के लिए बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है। संगठन ने उम्मीदवार चयन से लेकर रणनीति तक पर बेहतर तरीके से होमवर्क पूरा कर लिया है। साल के आखिरी पड़ाव में दिल्ली की जनता बीजेपी को अपने नए अंदाज में देख सकती है। बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। विश्वासनगर सीट से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। मौजूदा समय में सचदेवा बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी उत्तम नगर सीट से पवन शर्मा को टिकट दे सकती है। वहीं विजवासन सीट से 3 बार विधायक रहे सत्यप्रकाश राणा को विजवासन विधानसभा सीट से फिर से मैदान में उतारने की तैयारी है। सत्यप्रकाश राणा को पिछले चुनाव में उन्हें बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बावजूद सत्यप्रकाश राणा ने जीत हासिल की और यहां से वो लगातार दूसरी बार चुने गए, जबकि सतीश उपाध्याय बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी सुषमा स्वराज के बाद क्या बड़ा चेहरा लाएगी या इसी पर दाव खेलेगी? दिल्ली में अगले साल विधानसभा। तो अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी और हमने जो एक सवाल उठाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सूखा खत्म कर पाएगी? सुषमा स्वराज के बाद अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास हमें दिखाई नहीं दिया है जो दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा चेहरा समझा जा सके, माना जा सके। इसी में पूरी चर्चा करेंगे आखिरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और इसकी राजनीतिक रणनीति है क्या। मेरे साथ में कुछ खास मेहमान जोड़ रहे हैं चर्चा में। दीप्ति सिंह है, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति सिंह। और प्रवक्ता बीजेपी अनिल गुप्ता और अजहर अली आम आदमी पार्टी से। दीप्ति सिंह, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? चेहरे दिख रहे हैं इस बार, काफी चेहरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई नए चेहरे इंक्लूड किए गए हैं। बीजेपी ने भी अपने नए चेहरे को इंक्लूड किया है। तो अभी यही देखना है
कि इतना जो इस बार चेहरे बदल गए उसमें क्या परिणाम आने को है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के इक्वेशंस काफी बदले हैं। बीजेपी के अंदर बांसुरी आ गई है, तो बांसुरी स्वराज भी एक बहुत अच्छी कंटेंडर मानी जाती है। इस बार जो इलेक्शन है इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो कंटेस्ट होने जा रहा है वो कॉम्बैट है। कॉम्बैट क्योंकि दोनों ने एक दिल्ली की जनता को समझते बूझते अपने अपने जो उम्मीदवार है उसको उन्होंने खड़ा किया है। तो मुझे लगता है इस बार थोड़े क्वेश्चन चेंज होते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कहीं थोड़ा नुकसान भी होने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि कहीं उनको इस पे बेनिफिट भी कुछ मिल सकता है, जिस तरीके के जो पीछे से इनके साथ रहा है। इनके सारे जो हाई लेवल के नेता थे, काफी टाइम तक जेल में रहना पड़ा, तो कहीं जनता से दूर रहने का एक अलग सा नुकसान उनको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जी चलिए, मतलब आप थोड़ा सा कहीं फायदा कहीं नुकसान, दोनों मिली-जुली प्रतिक्रिया है ना, कहीं फायदा नुकसान भी हो सकता है, अंडर करंट। खैर, बीजेपी प्रवक्ता अनिल से बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्या लग रहा है इस बार कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है, और क्या तैयारी है इस बार, बड़े चेहरे या फिर कुछ अलग चेहरे? जी, आप नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और जो 10 साल दिल्ली बेहाल है, अब दिल्ली वासियों को मौका है इनको बदलने का। और जिस तरीके से 10 साल में रोज नया भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, रोज नया झूठ का मुद्दा आया, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में जेल में गए और दिल्ली को बेहाल किया हुआ है, अब दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि इनको फरवरी के चुनाव में दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। और अब तो आम आदमी पार्टी में पैनिक की स्थिति है। देखिए, इनके बड़े बड़े नेता जो आप कहते थे, अब ये अपनी सीटें बदल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बदली, इनके जो स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, उनको इन्होंने नहीं दी, राखी बिरला ने ठीक है, नहीं आप नहीं अनिल गुप्ता, अनिल गुप्ता, मैं आपकी पार्टी के चेहरों की बात कर रहा हूं। आप छोड़ दीजिए कि उन्होंने किसको बदला, किसको क्या किया, वो अभी हम फरवरी तक खूब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बहुत सारे चेहरे बदले जाएंगे, सीटें बदली जाएंगी, सब कुछ होगा। आज हमारा जो सब्जेक्ट है डॉक्टर अनिल गुप्ता, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस तरह की रणनीति के साथ में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अभी आपकी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं बड़े चेहरे आपकी पार्टी की तरफ से आ सकते हैं। तो बड़े चेहरों में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, कौन चेहरे हो सकते हैं ये मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारी एक संगठित पार्टी है, हमारे विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की लीडरशिप है, और दिल्ली के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह की लीडरशिप में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जितने भी दिल्ली के हमारे लीडर्स हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, उन सब के चेहरों के साथ एक चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। दिल्ली के 13,033 बूथों पर हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता वो चुनाव लड़ रहा है। इसको चुनावी मैदान में उतारेंगे तो पार्टी की लीडरशिप अभी तय करना बाकी है, वो आपके सामने हो जाएगा। पर आपको पता है, हमारे रोजाना कार्यक्रम हो रहे, हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, हमेशा सड़क पे रहते हैं। आज हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारा शक्ति केंद्र का, हमारा मंडल का, जिले का, प्रदेश का, सभी किसी न किसी मुद्दे पे फील्ड के अंदर है, और कमल हमारा निशान है, उसके चेहरे पे हम लग रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि चेहरा कौन सा है, तो शायद ना मैं इस स्थिति में हूं, ना कोई स्थिति में है। ये पार्टी की जो चुनाव समिति है वो तय करेगी, बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हाँ, हमारे यहाँ पार्टी में संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार हम अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरवरी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना देगी। चलिए, ठीक है, आपका आ गया ओपनिंग कमेंट मेरे पास में। अजहर अली, जैसी चर्चाएं चल रही हैं, आपकी पार्टी ने जरूर तैयारी की होगी बीजेपी के बड़े नेताओं की या बड़े चेहरों की काट के रूप में। नाम अगर आपको मैं या ना हो पता तो मैं बता देता हूँ। मीनाक्षी लेखी का जिक्र हो रहा है, ग्रेटर कैलाश से आ सकती हैं। प्रवेश वर्मा है, रमेश बिदूड़ी हैं जो कालकाजी से, कैलाश गहलोत बिजवासन से, वीरेंद्र सचदेवा कस्तूरबा नगर से, है ना, हरीश खुराना मोती नगर से दावेदारी कर रहे हैं, सतीश उपाध्याय हैं मालवीय नगर से, और मनजिंदर सिंह है राजौरी गार्डन से, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये जो बड़े नाम है, ये चर्चा का विषय है, इनके लिए भी आपने कुछ सोचा होगा। तो आखिरकार कैसे देख रहे हैं, कुछ है रणनीति, कुछ है इनके खिलाफ काउंटर करने के लिए आपके पास में, कि इनके ये बड़े चेहरे कैसे फुस फुस हो जाएंगे, या है कुछ होगी प्लानिंग आप लोगों के पास में?
देखिए सर, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी। भाजपा में एक चीज की तो काबिलियत है कि ये झूठ भी इतना सजा के बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सच लगने लगे वो, लेकिन सच लगता नहीं है। यह 2024 का भारत है और 25 की तरफ प्रवेश कर रहा है। और रही बात, हम किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम अपने कामों को लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर हाफ बिजली दी, पानी माफ दिया, हमने महिलाओं के लिए क्या कहते हैं बस सेवा शुरू करी, हमने 3 तरीके की पेंशन दिल्ली में आती है उसको देने का काम किया। हम अपने कामों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी के विपरीत या किसी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ेंगे। हम अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कामों के आधार पर हमें जनता वोट देती है। हमें जरूरत नहीं है कि सुशील उपाध्याय कहां से लड़ रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी कहां से लड़ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जनता को ही पता हो, भाजपा को ही पता है कि कहीं से भी इनके भाजपा के प्रत्याशी लड़े वो उन्हें सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ताओं तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि कैंडिडेट्स क्यों बदले जा रहे हैं, क्या बदले जा रहे हैं। सर देखिए, ना तो आपकी जानकारी को दुरुस्त करूं, रामनिवास गोयल जी ने अपने निजी कारण के, अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य के निजी कारण के चक्कर में उन्होंने आगे सक्रिय रहने के लिए मना करा राजनीति में। उन्होंने खुद अपने मन से मना किया है, जिसपे खुद क्या कहते हैं पूर्व सीएम भी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना दिया कि हमें बड़ा दुख का सामना करना है। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं जैसे एक्सपीरियंस बंदा नहीं, वो अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने निकाला नहीं है जी। हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं, नहीं ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी है, जितने भी उनके सिटिंग विधायक, क्या उनके भी टिकट कट जाएंगे क्या? तो इस बार पार्षदों को ज्यादा चुनाव लड़वाने की रणनीति में थोड़ा देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। जो आपके यहाँ आयतित नेता हैं उनको टिकट दिया रहे हैं। दिलीप पांडे अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, है ना। या अगर हम ये देखें कि पुराने नेता, आपकी पार्टी के पुराने नेता जो कभी अन्ना हजारे आंदोलन से भी साथ में जुड़े हुए रहे हैं, पुराने नेताओं पे यदि भरोसा नहीं है और नए नेताओं पे भरोसा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप भी थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि खतरा है ना। दीप्ति में सही कह रहा हूं, खतरा है, कहीं नहीं लग रहा है इनको। और यदि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। हो सकता है 70 विधानसभा में 40 पे रुक जाएं, 45 पे रुक जाएं, या फिर 50 पर ही रुक जाएं, तो कुछ तो डर है खोने का। नहीं, कुछ नहीं है। हम पहले 70 में 67 जीते थे, फिर 70 से 62 पे आए। इस बार हम 70 में 70 सीटें जीत रहे हैं, और ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार तो हर पार्टी कहती है पूरी तरीके से क्लीन स्वीप होगा। नहीं ठीक है, वो तो आपका हक है, आप कह सकते हैं कि 70 में 70 आप जीतेंगे, ऐसे कोई वो नहीं है। वो तो जनता तय करेगी कि 70 में 70 जीतेंगे। खैर ठीक है, नहीं ये वाक युद्ध का समय नहीं है, आपका आ गया मेरे पास में। दीप्ति, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरों पर दाव खेलेगी या नहीं खेलेगी, या फिर इनकी जो सिटिंग विधायक है इनकी भी टिकट कट जाएंगे, पार्षदों को टिकट मिलेंगे, जैसे कि चर्चा चल रही है? ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे, ये भी कुछ महिलाओं को लेकर कोई ना कोई योजना लेकर आ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव में महिलाओं को लेकर योजना लेकर आती है, और महिलाएं तो जीत की गारंटी हो गई है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारने वाले एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन महिलाओं को लेकर योजना आ गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए। तो ये जो स्थिति है, तो कुछ ना कुछ तो बदलने जा रही है इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है इस बार? और अब दिल्ली में विवाद चल ही रहा है, वोट कटने वाला 3800 लोग पहुंच गए हैं वोटर लिस्ट के अंदर। दीप्ति, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, है ना। हाँ, आवाज आ गई? हाँ, आवाज आ रही है। नहीं, अभी भी आपकी वॉइस नहीं आ रही, बीच में अनम्यूट करना पड़ेगा। स्काइप से शायद आपने म्यूट किया हुआ है। देखिए, अभी आवाज आ रही है? आ रही है।
मैं ये कह रही हूँ, हम्म मेरा ये कहना है कि इस बार की जो कंडीशन है ना, इस बार बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर रही है, तो वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को किसी कोने को भी ढीला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अगर इस बार आप सिलेक्शन ऑफ आप उनके कैंडिडेट्स को देखें तो दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर फील्ड्स एंड एवरीथिंग। फिर ऐसा लगता है कि ऐसा समय आ गया है जब बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए कोई भी शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करेगी और किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगी। इनके जो मैं एक तरह से वर्ड यूज करूंगी, धाकड़ है इनके इस बार के सारे कंटेंडर, और ये दिक्कत देंगे आपको, वोट कटेंगे। और इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, जैसे आजहर जी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा, इसके चांसेस तो कम है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने अपना पैठ बना लिया है दिल्ली में, लेकिन इस बार कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, इनके जो आला कमान है आम आदमी पार्टी के, उनकी बहुत बदनामी हुई, काफी सारी ऐसी चीजें हुई जो कि जनता की नजरों में भी कहीं वोट गिरने के कारण बन सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस बार का जो कंडीशन होगा ना, ये थोड़ा दांव पेच वाला है, और मुझे लगता है इस बार बीजेपी निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा शक्ति के साथ इस बार का चुनाव लड़ेगी और कोई भी कोना ढीला नहीं छोड़ेगी। तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है, ये तो तय है। लेकिन मैं ये नहीं पूरी तरह से कह पाऊंगी कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप होगी या बीजेपी क्लीन स्वीप होगी, क्योंकि इनके जो कंटेस्टेंट है वो बहुत दिल्ली के जाने माने हैं। आप देखिए मीनाक्षी लेखी का हम लोग नाम ले रहे हैं, डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हैं, स्वराज जी की लड़की आ गई है, तो ये सारे कंटेंडर ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं और दिल्ली में अपना पैठ बनाकर रखे हैं। तो ये लगता है कि आने वाला समय जो इस बार का चुनाव है, ये रिजल्ट जरूर चौंकाने वाला रहेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप कह रही हैं दीप्ति, चीज़ें बदली हैं। जैसे मनीष सिसोदिया का जेल जाना या आरोप लगना, संजय सिंह का भी, इधर अरविंद केजरीवाल का भी, ये सब, फिर दिल्ली की कुछ व्यवस्थाएं, एमसीडी का जो है सही ढंग से काम ना करना चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी इस तरह से। यदि हम इसको थोड़ा समझें तो एक जो क्लास है दिल्ली के अंदर, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, या ऊपर एक क्लास है जो ब्यूरोक्रेट्स के क्लास है, वहाँ शायद थोड़ी पकड़ ढीली, या वोटर, वहाँ के वोटर जो है थोड़े खिसक सकते हैं। जो भी रेवड़ियाँ हैं, फ्री की रेवड़ी, जो अभी कहा कि मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूँ, वो एक अलग वोटर हो गया। यानी कि अब वोट जो है बटेगा, है ना, वोट बटेगा कि कौन सा बीजेपी की तरफ जाएगा, कौन सा कांग्रेस की तरफ जाएगा। यानी कि शीला दीक्षित की कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि शीला दीक्षित के नाम से कांग्रेस जो है बात करती है दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर। तो अब जो ये चुनाव है त्रिकोणीय है, जितना कांग्रेस उठेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। यदि मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूं, ये तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं कि 70-70 जीतेंगे, यदि मैं आपका विश्लेषण क्या कहता है, इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी? यदि घटेंगी तो कितनी घट सकती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी ही घटेंगी, क्योंकि क्या है, मोनोपोली इनकी रही है, पूरा कब्जा दिल्ली पे इनका था, और सारे मेन सीटों पे, मेन जगहों पे इनका, देखिएगा क्षेत्रों पे इनका अधिकार। अब क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन रहे हैं, चुनावी माहौल रहा पीछे से, जो भी 1 साल से चलता रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, इससे इनको फायदा नहीं होगा, और जितने भी नुकसान होंगे इसका सारा प्लस जो पॉइंट है वो बीजेपी को मिलेगा। तो मेरी ये रीडिंग ये कहती है कि इस बार जो बीजेपी आ रही है वो स्ट्रांगली आ रही है, और इसका नुकसान ही है आम आदमी पार्टी को। वो मोनोपोली रही है, उसमें निश्चित तौर से सेंधमारी तो होनी है, ये तय है। अब ये देखना है कि कितने परसेंटेज, मैं ये कहूँ कि हमारा इक्वेशन 30-35% कहता है, तो पूरी तरह से इलेक्शन का फायदा अभी बीजेपी को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, दान जरूर बीजेपी कर जाएगी आम आदमी पार्टी, डेंट पहुंचाएगी, डेंट पहुंचाएगी। यानी कि इस पूरी लड़ाई में फायदा जो है बीजेपी को और कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों अपना वोट परसेंट शेयर भी बढ़ा सकते हैं और सीटें भी बढ़ा सकते हैं। जी, कांग्रेस के लिए मैं अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल हूँ, क्यों? रीजन ये है कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ बहुत अपने अलग से कैंडिडेट नहीं बनाए हैं। अगर आप ध्यान दें तो इनके कैंडिडेट लिमिटेड हैं, जिन्होंने पहले भी कोई करिश्मा किया नहीं है, और कांग्रेस ने सालों तक जो अपने जो यहाँ वर्चस्व रहा है 15 साल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आई है, इन सबका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हुआ है। बीजेपी की इस बार की जो रणनीति है, आप उनके कंटेस्टेंट्स को देख के देखिए, एकदम प्योर खाटी दिल्ली वासियों को उन्होंने यहाँ पे प्लांट किया है, जो बहुत ज्यादा डेंट मारेंगे आम आदमी पार्टी के पूरे रिजल्ट पे। तो मेरा मानना है। पूर्वांचल के लोग क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे क्या इस बार, लगता है आपको? पूर्वांचल के लोग
क्योंकि इन्होंने देखिए बीजेपी ने बैठा रखा है अपने मनोज तिवारी को, तो चांसेस हैं कि पूर्वांचल, लेकिन फिर इनका देखिए अवध मिश्रा इधर आ गए हैं, अवध ओझा इधर आ गए हैं, अवध ओझा इधर आ गए, तो वो पूर्वांचल के काटेंगे, वो एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन फिर भी मनोज तिवारी का अपना थोड़ा पुराना अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अवध ओझा बहुत नए हैं फॉर पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्टूडेंट्स उनको इतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे और आम आदमी पार्टी उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर अवध ओझा को लाना था तो 1 साल पहले लाना चाहिए था, ताकि इनके अंदर राजनीति की बात घुस पाए, क्योंकि ये बहुत फ्लैट है, एक टीचर रहे हैं, इनके पास पॉलिटिक्स की नहीं पता इतनी समझ है या नहीं है, तो निश्चित तौर पे इतना बेनिफिट अवध ओझा वाला मिलेगा नहीं, वोट कटेंगे। और भाई मतलब अवध ओझा क्या असर डालेंगे तो पता चलेगा। जैसे मुंबई के चुनाव में एजाज अहमद के साथ हुआ था, है ना, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, बहुत बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी लाखों में, लेकिन वोट कितने मिले सबके सामने है ना। तो ऐसे ही अवध ओझा के साथ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, फैन फॉलोइंग जबरदस्त हो सकती है, लेकिन क्या वो फैन फॉलोइंग वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये फरवरी में पता चल जाएगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्या जो सिटिंग सांसद हैं या फिर पूर्व सांसद हैं या कुछ इस तरह के चेहरे आ सकते हैं क्या? जैसे बांसुरी स्वराज का जिक्र किया अभी दीप्ति ने, तो बांसुरी स्वराज को भी चुनाव दोबारा लड़वा सकते हैं क्या आप? देखिए, जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं शायद कोई भी प्रवक्ता उसका जवाब आपको नहीं देगा। पार्टी के कार्यकर्ता 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उसमें वो चाहे किसी भी स्तर के हो, चाहे बूथ का हो चाहे नेशनल लेवल का हो। एज ए पार्टी प्रवक्ता ये बात का जवाब ठीक है कि कौन लड़ेगा। कितना आपको फायदा मिलने जा रहा है, कितना फायदा इस बार आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई है आपकी, कितना फायदा? जरूर बता दूं। अब आप बीच में रोक देते हैं बार बार। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसलिए एक चीज जरूर आपको बता दूं कि दिल्ली के जो 13,034 बूथ हैं जी, उसपे हमारी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी हुई है, और इस बार हमने 55 प्लस का टारगेट रखा है, और सीटें भी आइडेंटिफाइड हैं जहां पर हम जीतने वाले हैं, और एक एक सीट का समीकरण, एक एक सीट की स्ट्रेटेजी। इसमें 3-4 मेन पॉइंट है पॉलिटिकल। एक पॉइंट मैंने पहले बताया आपको, 10 साल दिल्ली बहाल, जिस तरीके से दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर केजरीवाल एंड कंपनी ने बनाया, जिस तरीके से यमुना जी का बुरा हाल किया है, जिस तरीके से 28,000 किलोमीटर सड़कों में गड्ढे, जिस तरीके से हेल्थ का बुरा हाल है, जिस तरीके से शिक्षा का बुरा हाल है, ये दिल्ली भूली नहीं है। आज दिल्ली के किसी भी झुग्गी क्लस्टर में आप चले जाइए, गंदगी से बुरी हाल है। इन्होंने कहा था एनसीडी हमें दे दो, अब दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों की चौड़ाई बढ़ गई है। आज झुग्गी वासी 25 से 50 रुपए की कैन खरीद के पानी को में, ये बिजली की बात करते हैं। आज दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा उद्यमी और दुकानदारों को 18 से 22 रुपए का बिजली का बिल आता है। आपने बहुत साल दिल्ली को बेवकूफ बना दिया केजरीवाल साहब, इनको हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने लिया, और उसको खर्च कहाँ किया? भ्रष्टाचार में और अपने शीश महल में। दिल्ली भूली नहीं है। किस तरीके से आपने शराब में 25 साल से 21 साल उम्र करी, नाइट को सर्व किया, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, कितने परिवार जुड़े। और दूसरी तरफ जो केंद्र ने दिल्ली में काम किया, आपको जानकारी दे दूं, केंद्र हर वर्ष 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिल्ली पे खर्च करता है। चाहे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे दिल्ली के आरएमएल हो, चाहे दिल्ली के एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली कैंटोनमेंट हो, चाहे एनडीएमसी एरिया हो, कितने काम है, चाहे डीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस, ये सब पे करता है। आज देखिए कितनी, अभी दिल्ली का 4th फेज का मेट्रो जो रिठाला से और नरेला तक जाएगा, उसकी शुरुआत की है। अब देहरादून एक्सप्रेस वे हमारा शुरू होने वाला है, मेरठ एक्सप्रेस वे चालू है, मुंबई एक्सप्रेस वे चालू है, चालू है। तो इतने काम हमारे पास है। और एक चीज और अंत में, आज आपने दिल्ली के लोगों को गुमराह कर दिया, दिल्ली को वंचित किया। आयुष्मान योजना नहीं लागू करी, पूरे देश में लागू है। और आपका प्राइमरी केयर उनकी अपनी योजना है। अजहर अली ठीक, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप काउंटर कर सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। देश सुन रहा है कि जिस तरह के आरोप अभी लगाए हैं अनिल गुप्ता ने, और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरेंगे, तो क्या जवाब है आपके पास में दिल्ली के वोटरों के लिए? जी, मैं अनिल गुप्ता जी का जवाब देना चाहूंगा। अनिल गुप्ता जी, आज भाजपा के कार्यकर्ता से नेता तक सबने साबित कर दिया कि आपको नॉलेज की बखूबी बहुत कमी है।
आप बात कर रहे थे पॉल्यूशन की, AQI लेवल हाई लेवल पे बुलंदशहर में गया, AQI लेवल हाई लेवल पे लखनऊ में गया, AQI लेवल हरियाणा के विभिन्न जिले में गया। यहाँ सरकार किसकी है भाई साहब? सरकार किसकी है? सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है, भाजपा की सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। और आप आरोप, हमारा AQI लेवल जहां 381 था दिल्ली के अंदर, वही बुलंदशहर के अंदर 700 कुछ AQI लेवल था, वही लखनऊ के अंदर 584 AQI लेवल था। आप कौन से तथ्य पे आधार पर बात करते हैं? आप सिर्फ अपनी वो क्या कहते हैं, वो छोटी सी किताब जो आपकी आती है, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसका ही ज्ञान फैलते हैं। आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? आप बात कर रहे हो आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना, आप ये तो बताओ कि उसका क्राइटेरिया क्या है? आप देते किस किसके हो आयुष्मान योजना? आयुष्मान योजना के लिए उसके क्राइटेरिया में सीधा सीधा लिखा है, जिसके घर में फ्रिज नहीं है, जिसके घर में कूलर नहीं है, उसको हम आयुष्मान योजना का वो देंगे लाभ। और आप बात कर रहे हो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में EWS, दिल्ली के अंदर फरिश्ता योजना, आप उसके बारे में पता करिए। दिल्ली में 5 लाख की कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी का 1 करोड़ भी खर्च होता है इलाज में, तो वो सीएम फंड से रिलीज किया जाता है उसका। आप क्या बात कर रहे हो? पुलिस आपके अधीन है, तो आप खर्चा किस पे करोगे? अरे हमें दीजिए ना, अधूरा राज्य बना के हमारे हालत इस तरीके से दीजिए ना। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में है, MCD भी आपके कंट्रोल में है, क्योंकि LG से फंड होकर होम मिनिस्ट्री से फंड रिलीज होता है। आप तथ्य में बात करिए ना, आप बिना नॉलेज की बातें कर रहे हो, आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। हमें सब पता है, हमारा कार्यकर्ता से नेता तक सबको नॉलेज है, क्योंकि हम गुंडे बदमाशों को पार्टियों में नहीं लेते। हमारी यहाँ पार्टी में जो ज्वाइन होता है वो शिक्षा के आधार पर होता है, वो सक्षम होता है पढ़ाई लिखाई में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अजहर अली, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल्ली की सियासत इस वक्त काफी गर्म हो चली है और उसके अंदर वार पर वार और प्रतिवार शुरू हो चुका है, पोस्टर वार भी शुरू हो चुकी है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ बातचीत की। फिलहाल इतना जरूर है कि 2025 के फरवरी में जो चुनाव होने हैं और नई सरकार को लेकर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे उसको बड़े चेहरे लेकर आने पड़े या नए चेहरे लेकर आने पड़े, या पार्षदों को चुनाव लड़ाना पड़े या पूर्व सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़े, चाहे जो भी हो, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि इस बार की टक्कर बहुत जबरदस्त है और कांटे की टक्कर है। ये दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी नजर बनाए हुए है कि उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल हमारी नजर भी बनी रहेगी दिल्ली के संग्राम पर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।